Respected seniors, my teachers and my students, अस्सलाम वालेकुम। वैसे टाइम तो ऐसा हो गया, सबको नींद आ रही है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है। सो लेक्चर देने से अच्छा क्यों ना आप ही से सवाल किए जाएं। खैर, टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट सैम्पल कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फॉर वायरल टेस्टिंग। बट ये प्रेजेंटेशन कोई स्पेसिफिक वायरस के ऊपर नहीं है, इट्स अ जनरल प्रेजेंटेशन। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए कि बेसिकली वायरल टेस्टिंग होती क्या है और मॉलिक्यूलर टेस्टिंग क्या है। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर टेस्टिंग? एनी वन ऑफ यू, आप में से बताएं, क्योंकि अगर मैं बोलना शुरू करूँगा तो प्रेजेंटेशन जल्दी एंड नहीं होगी, आप बोलेंगे तो जल्दी हो जाएगी। व्हाट इज़ वायरल टेस्टिंग? सारे मॉलिक्यूलर के स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पर और फिर भी इतनी खामोशी। वेल, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग इन्वॉल्व्स एनालिटिकल एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस। अब बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस कुछ भी हो सकते हैं। दे कैन बी ब्लड, इट कैन बी यूरिन, इट कैन बी सलाइवा, और इट कैन बी any of the biopsy specimen, biopsy tissue. And what is the importance of viral infection? Viral infections remain a critical public health challenge, necessitating rapid and accurate. So, आप जब भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, मॉलिक्यूलर लैब के अंदर रिपोर्टिंग करते हैं तो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो रैपिड टेस्टिंग हो, एक रैपिड टेस्टिंग होनी चाहिए और एक्यूरेसी होनी चाहिए। बिकॉज जितने भी अब ट्रीटमेंट प्लान्स हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर डिलाई करते हैं। जितनी भी डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो मॉलिक्यूलर टेस्टिंग है या नहीं है। एग्जाम्पल कोविड-19 हमारे सामने है। 2019 में कोविड वायरस आया तो सबसे इम्पोर्टेंस किसकी रही? फिर PCR की। सबने एक नाम सुना होगा, PCR करवाएं। आपको फ़्लाइट लेनी है तो भी PCR कराएं, आपको जॉब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो भी PCR कराना है। व्हाट वाज दैट? दैट वाज द वायरल टेस्टिंग ऑफ मॉलिक्यूलर टेस्टिंग ऑफ वायरल इन्फेक्शन। ठीक है। सो एक्यूरेसी वाज द क्वेश्चन एट दैट टाइम। आपको रैपिड रिजल्ट देना है लेकिन एक्यूरेसी ना हो, अगेन इज यूजलेस। सो यू हैव टू रैपिड, यू हैव टू बी एक्यूरेट ऑल्सो। देन the most common technique is PCR. It's a gold standard of viral testing. अब वायरल टेस्टिंग में कौन कौन से इन्फेक्शंस आते हैं कॉमन? हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, एंड देयर इज अ लिस्ट ऑफ वायरल इन्फेक्शंस। बट कॉमन इन्फेक्शन हमारे पास हेपेटाइटिस बी, सी। अब वायरल से हटकर पैरासाइटिक इन्फेक्शंस के लिए भी मॉलिक्यूलर टेस्टिंग कर रहे हैं। हम मलेरियल पैरासाइट की भी मॉलिक्यूलर टेस्टिंग करते हैं। हमारे पास अब चिकनगुनिया एंड मॉन्की पॉक्स वायरसेस आ गए, हम उनकी भी मॉलिक्यूलर टेस्टिंग कर रहे हैं। सो इट्स बीन द गोल्ड स्टैंडर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो फॉर वायरल टेस्टिंग, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग ऑफ वायरल इन्फेक्शंस, आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। नंबर वन, टाइप ऑफ वायरल इन्फेक्शन यू आर गोइंग टू टेस्ट, कि किस टाइप का वायरल इन्फेक्शन आपको टेस्ट करना है। सेकेंड, वायरल रेप्लिकेशन, उसका रेप्लिकेशन पैटर्न क्या है। और थर्ड, मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वायरस की, वो वायरस स्प्रेड किस तरीके से हो रहा है, रूट ऑफ इन्फेक्शन उसका क्या है। अगर ये सब चीज़ें आपको पता नहीं होंगी तो यू कैन नॉट गिव अ सक्सेसफुल एंड अ गुड रिलायबल रिजल्ट। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द सैम्पल कलेक्शन ऑफ वायरसेस। 70% ऑफ लैब एरर्स और जो गलत रिपोर्टिंग होती है दैट इज़ ड्यू टू प्री एनालिटिकल। एंड प्री एनालिटिकल क्या होता है? Pre-analytical, mics, volunteers please. Sorry? Phlebotomy area. Phlebotomy area, yes. One more comment. Sir, प्री एनालिटिकल वो होती है जो हम किसी भी टेस्ट करने से पहले फिलबॉटनी में अपना सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें करेक्ट लेबलिंग, सब कुछ करेक्ट एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करके वो सैंपल लेना चाहिए। वो सब जो भी होता है एक करेक्ट सैंपल लेने के लिए एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करने के, वो सब प्री एनालिटिकल होता है। सो प्री एनालिटिक्स मीन्स टेस्ट से परफॉर्म करने से
उसकी ट्यूब्स लेबल करनी है, एंड यू हैव टू कलेक्ट द सैम्पल, दैट इज़ प्री एनालिटिक्स. और ट्रांसपोर्टेशन इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ प्री एनालिटिक्स. जब तक वो टेस्ट परफॉर्म नहीं होता, दैट इज़ प्री एनालिटिक्स. सो प्री एनालिटिकल एरर्स में अगर आप कवर अप कर लें, उनको ना होने दें लैब में, तो आपके रिजल्ट्स एक्यूरेट हो सकते हैं. रिपोर्ट गलत होने का मतलब ये नहीं है कि परफॉर्म करने वाले ने सही परफॉर्म नहीं किया. हो सकता है कलेक्ट करने वाले ने सही कलेक्ट ना किया हो. देन लाइक आई वॉज टॉकिंग अबाउट वायरल इन्फेक्शंस, स्पेसिमेंस ऑफ वायरल इन्फेक्शंस, तो उसके अंदर नेजल स्वैब जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए लिया जाता है. सेकंड इज़ ब्लड सैंपल्स दैट कैन बी कलेक्टेड फॉर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, या जो भी हमारे ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस होते हैं. देन सलाइवा सैंपल्स, सर्टन ओरल कैंसर्स के अंदर हम सलाइवा सैंपल्स को रेकमेंड करते हैं. एंड टिश्यू बायोप्सीज कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर वायरल टेस्टिंग. So in pre-analytics, aseptic technique is at the top of the list. आपको aseptically sample collect करना चाहिए, ठीक है. Then proper equipment, आपको पता होना चाहिए कौन से specimen के लिए कौन सी ट्यूब, कौन सा कंटेनर हमें लेना है. Then SOPs आपके पास होने चाहिए, ठीक है. SOPs for collecting that sample. अगर nasal swab का sample लेना है तो there is a different SOP, उसके different protective equipments हैं. अगर आपको ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है तो SOP इज़ डिफरेंट. सो SOP इज़ नॉट सेम फॉर एवरी सैंपल. दिस इज़ अ जर्नल फ्लेबोटमी ट्रे, जिसके अंदर हमारे पास मेडिकल टेप होती है, बटरफ्लाई सिरिंज और वैक्यूटेनर होल्डर होता है, वैक्यूटेनर ट्यूब्स होती हैं हमारे पास, ग्लव्स रहते हैं और टॉर्निकेट्स होते हैं. एंड दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ लेबलिंग और ट्यूब्स. आप देख सकते हैं 4 पिक्चर्स हैं, नहीं करना सर. फर्स्ट पिक्चर इज़ द करेक्टली लेबल्ड बारकोड ट्यूब. रेस्ट 4 पिक्चर्स आर नॉट करेक्टली लेबल्ड. आप देखें किसी ने उसको हॉरिजॉन्टल लगाया हुआ है, किसी ने वर्टिकल, किसी ने उसको रैप किया हुआ है. सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बारकोड? बारकोड अगर प्रॉपर्ली लेबल्ड नहीं होगा तो उसको सिस्टम प्रॉपर स्कैन नहीं करेगा. प्रॉपर उसकी पेशेंट डिटेल्स विजिबल नहीं होंगी. और सेकंड, फिर आपको सैंपल क्वांटिटी भी नज़र नहीं आएगी. अगर आप उसकी बैक साइड को उसको रैप कर देंगे तो आपको सैंपल का भी पता नहीं लगता कि वो खाली ट्यूब है कि उसके अंदर सैंपल फिल्ड है. दिस इज़ प्रॉपर वे ऑफ एसेप्टिकली टेकिंग सैंपल्स. आपको इनसाइड आउट अल्कोहल स्वैब जो है वो रोटेट करना होता है, आपको आउटसाइड इन नहीं करना होता, और रब नहीं करना. अक्सर लोग इतना साफ़ करते हैं कि हाथ का मेल भी निकल जाता है, ठीक है. सो यू हैव टू use alcohol swab in a circular motion from inside out. Now there are 3 pictures as you can see. First one is taking sample, second vision is empty tube, and third one is completely filled and low filled tube. अब इसका डिफरेंस क्या है, ये पर्पस क्या है इस पिक्चर लगाने का, कि आप जब वैक्यूटेनर यूज़ कर रहे होते हैं फॉर योर वायरल इन्फेक्शन, वायरल टेस्टिंग, तो वैक्यूटेनर ट्यूब में कैपेसिटी होती है ऑटो वैक्यूम सक करने की, और स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है वहाँ तक वो खुद सक करती है ट्यूब. आपको खुद इंसर्ट ब्लड नहीं करना पड़ता, वो वैक्यूम प्रेशर की वजह से ऑटो सक करती है और वो ऑटो स्टॉप होती है. बट मेजॉरिटी ऑफ फ्लेबोटमिस्ट क्या करते हैं कि उसको प्रेशर सिरिंज से ब्लड लेते हैं और इतना प्रेशर इंसर्ट करते हैं कि ट्यूब फिल हो जाती है. उससे क्या होगा कि ट्यूब के अंदर, सर्टन ट्यूब्स के अंदर एंटीकोगुलेंट होते हैं, एडिटिव्स होते हैं. सो उसका रेशो डिस्टर्ब होने की वजह से भी आपके रिजल्ट्स में वेरिएशन आ सकती है. सो वैक्यूटेनर ट्यूब जहाँ तक ऑटो सक करे वहाँ तक आपको स्टॉप कर लेना चाहिए, अननेसेसरी प्रेशर इंसर्ट नहीं करना चाहिए. इस पिक्चर में एक गलती है. अब क्या आइडेंटिफाई करेंगे इसमें? ये सैंपल ले चुकी है या ले चुकी है? एक प्लीज़ किसी एक को, कोई भी एक आंसर दे, बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम. क्या गलती है इसमें? स्ट्रिप नहीं निकली हुई. जी, स्ट्रिप नहीं निकली हुई. स्ट्रिप नहीं निकली हुई. यस, और इस स्ट्रिप को हम क्या बोलते हैं? सर टॉर्निकेट. टॉर्निकेट. सो यू आर द मेडिकल स्टूडेंट्स, प्रॉपर टर्म यूज़ करें. तो टॉर्निकेट इसने रिलीज़ नहीं की. सिरिंज आउट करने से पहले टॉर्निकेट रिलीज़ करना होता है, ठीक है. देन आफ्टर कलेक्टिंग द सैंपल वायरल स्पेसिमेन, यू हैव टू ट्रांसपोर्ट इट केयरफुली. उसमें भी 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. नंबर 1, यू हैव टू कंट्रोल द टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, अगेन इट विल इफेक्ट योर रिजल्ट. सेकेंड, टाइम सेंसिटिविटी. सैंपल आज कलेक्ट हुआ है और 3 दिन बाद लैब में रिसीव हो रहा है,
सो क्या वो इतना एफिकेसी के साथ रिज़ल्ट दे सकेगा, या लैब या मैं उसको इतना 100% श्योर होऊंगा कि वो रिज़ल्ट सही होगा? बिल्कुल भी नहीं. सो आफ्टर टेम्परेचर, टाइम एंड देन हैंडलिंग गाइडलाइंस. हैंडलिंग गाइडलाइंस क्या हैं? दीज आर द हैंडलिंग गाइडलाइंस फॉर ट्रांसपोर्टेशन. आपको सैंपल अपनी लैब कोट की जेब में रख के ट्रांसफ़र नहीं करना, बिकॉज दिस इज़ वायरल सैंपल. या अपने बेयर हैंड्स के अंदर नहीं करना. आपको एक प्रॉपर रैक में सैंपल रख के एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट कूलर के अंदर या ट्रांसपोर्टेशन बॉक्स के अंदर उसको ट्रांसफ़र करना है. और अगर हाईली कंटेजियस सैंपल है और एक लैब से दूसरी लैब में आपको ट्रांसफ़र करना है, तो यू हैव टू प्रेफर ट्रिपल पैकेजिंग. आपको ट्रिपल पैकेजिंग के अंदर सैंपल ट्रांसफ़र करना है. अब ट्रिपल पैकेजिंग कैसी होती है? प्राइमरी कलेक्शन ट्यूब इज़ योर सैंपल ट्यूब, जिस पर आपने सैंपल कलेक्ट किया है. सेकेंड इज़ योर कंटेनर, जिसके अंदर उस ट्यूब को आप रखेंगे. एंड देन उसी कंटेनर को आप एक थर्ड बॉक्स में रखते हैं, डेट इज़ ऑल्सो लीक प्रूफ एंड हीट रेजिस्टेंट बॉक्स. तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रिपल पैकेजिंग मैकेनिज्म. प्राइमरी ट्यूब इज़ योर सैंपल ट्यूब, सेकेंडरी कंटेनर जिसमें वो प्राइमरी ट्यूब रखते हैं, और उस सेकेंडरी ट्यूब को फिर आप थर्ड बॉक्स के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं. देन you have to prevent contamination, you have to assure data integrity, and there should be some protocols for transferring your specimen. अब एक स्टाफ ने दो ट्यूब्स कलेक्ट किए एक पेशेंट की, उसमें से एक इनसफिशेंट था और एक में थोड़ा वॉल्यूम पड़ा था. अब उसने कहा मुझे डांट पड़ेगी डिपार्टमेंट से. उसने क्या किया, उसको दोनों ट्यूबों को मिक्स कर दिया. तो ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है. अक्सर ऐसा होता भी है. एक ट्यूब में वॉल्यूम ही नहीं है, दूसरी में तो क्या करते हैं, आधा आधा कर देते हैं. सो बाय ओपनिंग द कैप ऑफ दैट ट्यूब यू आर एक्सपोजिंग द सैंपल टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. मतलब आप इंटेंशनली जो है कंटेमिनेट कर रहे हैं अपने सैंपल को. अगेन इट कैन प्रोड्यूस फॉल्स रिजल्ट्स, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स. सो मिक्सिंग ऑफ सेम पेशेंट, लोग कहते हैं कि एक ही तो पेशेंट है, एक ही टाइम पे कलेक्ट हुआ, बट इट्स नॉट द राइट प्रैक्टिस. Then when sample comes to the lab, I said gold standard is PCR, but there are several types of PCR. We are not going in detail. Number one is simple PCR, जो आपको सिंपल वायरल पॉजिटिव नेगेटिव बताता है क्वालिटेटिवली, या आपको वायरल लोड बताता है कि अगर वायरस पॉजिटिव है तो उसका लोड कितना है, दैट्स कॉल्ड क्वांटिटेटिव. बट वायरस के टाइप्स होते हैं. लाइक इनिशियली आई सेड कि जब तक आपको वायरस की टाइप नहीं पता कौन सा है, इधर इट इज़ DNA और RNA, यू कैन नॉट परफॉर्म योर टेस्टिंग इफेक्टिवली. अगर हेपेटाइटिस B का वायरस है तो इट्स DNA वायरस. अगर वो हेपेटाइटिस C वायरस है तो इट्स RNA वायरस, एंड RNA कैन नॉट रेप्लिकेट इट सेल्फ. सो उसके लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ज़रूरी होती है. उसको हम बोलते हैं RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR. और जो एंजाइम यूज़ होता है डेट इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. देन वन एडवांस टेक्निक इज़ देयर दैट इज़ कॉल्ड NGS, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग. ये हर सैंपल पे अप्लाई नहीं होती. इसका पर्पस क्या होता है, एक जो सिंपल PCR है वो एक स्पेसिफिक वायरस को डिटेक्ट करेगा कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, या उसका स्पेसिफिक सीक्वेंस को डिटेक्ट करता है. NGS क्या करता है, ह्यूमन के पूरे जीनोम को सीक्वेंस करता है. उसमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ म्यूटेशंस उसमें हमें पता लगती हैं. बट अगेन व्हाट वी पिक, द म्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारे इंटरेस्ट की म्यूटेशन होती है उसको पिक करते हैं और उसको रिपोर्ट करते हैं. सो NGS हर जगह अप्लाई नहीं होता, बट दिस इज़ द एडवांस टेक्निक जो डिफरेंट रिसर्च सेंटर्स के अंदर यूज़ की जाती हैं. एंड देन लास्ट वन इज़ एंटीजन डिटेक्शन, दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ PCR. ये हमारी नॉर्मल ELISA और बायोकेमिस्ट्री लैब में यूज़ होती है. देन ऑल दीज टेक्निक्स, PCR, RT-PCR, NGS और Sanger sequencing क्या करती हैं, दे आइडेंटिफाई द पैथोजन, what kind of pathogen the sample contains. Then it also detects viral DNA, RNA, and then clinical significance से कोरिलेट करते हैं उन रिजल्ट्स को. एक पेशेंट का हमने COVID-19 को सस्पेक्ट करता है, उसका हमने कोविड पॉजिटिव दे दिया है. व्हाट डॉक्टर विल डू कि जो हमने रिजल्ट दिया उसको पेशेंट क्लिनिकली उससे कोरिलेट करेगा कि वो उससे कोरिलेट कर भी रही नहीं कर रही है. कभी कभार कोरिलेट नहीं करती, कभी कभार हमने पॉजिटिव रिजल्ट दिया है, हो सकता है वो किसी क्लरिकल एरर की वजह से हो, प्री एनालिटिकल एरर की वजह से हो. सो क्लिनिकल कोरिलेशन इज़ ऑल्सो नेसेसरी. दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि रिजल्ट एनालिसिस के बाद हमें फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव का ख्याल करना पड़ता है. प्री एनालिटिकल को हमने बिल्कुल अच्छे तरह से परफॉर्म किया है, कोई एरर नहीं है, कुछ भी नहीं है.
मगर लैब में अगर एक रिज़ल्ट आ गया है और उस पर कंप्लेन आती है कि पेशेंट का रिज़ल्ट ये पॉजिटिव नहीं है या ये नेगेटिव रिज़ल्ट नहीं है, सो हम उसको रूल आउट दो तरीक़ों से करते हैं। एक, हम एक्सटर्नल कंट्रोल्स रन करते हैं अपने PCR सैंपल बैच के साथ, नेगेटिव कंट्रोल एंड पॉजिटिव कंट्रोल, बट वो तो हमारे किट की एफिकेसी को बता रहे कि किट सही रिज़ल्ट दे रही नहीं दे रही। स्पेसिफिक पेशेंट का जो रिएक्शन है वो सही है या नहीं है उसको बताता है इंटरनल कंट्रोल। हम हर सैंपल के अंदर पॉजिटिव इंटरनल कंट्रोल ऐड करते हैं। अगर हमारे सैंपल का इंटरनल कंट्रोल नेगेटिव आता है और रिज़ल्ट भी नेगेटिव है, सो दैट रिज़ल्ट इज़ नॉट वैलिड, दैट इज़ एन इनवैलिड रिज़ल्ट, सो हम उसको रीरन करते हैं। सो इंटरनल कंट्रोल इज़ important in our PCR sample apart from positive and negative controls. Then there are some limitations and advantages also. PCR test cheap नहीं है, हर किसी की रीच में भी नहीं है, ठीक है। एक गरीब पेशेंट है वो 4-5 सॉरी आई एम कोटिंग रेट पर हर जगह के डिफरेंट हैं, कोई 4-5 हज़ार गरीब बंदा अफोर्ड नहीं करता, वो सिंपल एलाइजा टेस्ट कराता है, डॉक्टर के पास जाता है, कहीं से फ्री अगर गवर्नमेंट प्रोग्राम है तो। सो कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात आती है, बट नाउ दे आर द मेथड्स जो कि कॉस्ट इफेक्टिव PCR डिलीवर कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक और डायग्नोस्टिक लैब इज डूइंग लो कॉस्ट के अंदर एक अच्छे रिजल्ट्स, और सेम इंस्ट्रूमेंट जो कि एक बड़ी प्राइवेट लैब्स यूज़ कर रही हैं। नाउ विद द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड रिसर्चेस, एक और टेक्नोलॉजी मॉलिकुलर लेवल के ऊपर इन है, दैट इज़ कॉल्ड CRISPR, CRISPR। दिस इज़ अ टेक्निक ऑफ जीन एडिटिंग। एनिमल ट्रायल्स अभी चल रहे हैं, बहुत से अभी हो भी रहे हैं, लाइक दे आर नॉट इन मार्केट कम्प्लीटली, बट ह्यूमन ट्रायल्स चल रहे हैं, बट एनिमल ट्रायल्स कुछ हो चुके हैं। लाइक CRISPR टेक्नोलॉजी क्या करती है, जीन एडिट करती है। एक मॉस्किटो है जो कि मलेरिया स्प्रेड कर रहा है, तो वो मॉस्किटो के जीन को जो है, जो उसमें मलेरिया की जीन्स है, उसको एडिट करके नॉन मलेरियल जीन उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दी। अब वो मच्छर चाहे जिसको भी बाइट करे वो मलेरिया स्प्रेड नहीं करेगा। सो बेसिक दिस इज़ रोल ऑफ CRISPR, जीन एडिटिंग, और यही कैंसर थेरेपीज़ और कैंसर ट्रायल्स के लिए भी यूज़ हो रहा है अभी। यहाँ तक क्लियर है? अभी नींद भी आना शुरू हो गई, सो माई प्रेजेंटेशन इज़ अबाउट टू एंड। लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, मॉलिक्यूलर लेवल में हमने सिर्फ वायरल इन्फेक्शंस की बात की, but patient confidentiality is very much important. Data privacy is very much important. Why? एक patient suffering from hepatitis B और HIV पॉजिटिव अगर आ जाता है, हम सिर्फ उसको बताएंगे, अगर हम सबको बताना शुरू कर दें तो क्या होगा? एक साइकोलॉजिकल स्टिग्मा है पेशेंट के लिए, क्योंकि कम्युनिटी उसको उस नज़र से नहीं देखती, क्योंकि वो HIV पॉजिटिव है। अगर किसी को नहीं पता तो सब उससे अच्छे से मिल रहे होंगे, लेकिन अगर आप बता देंगे इस बंदे को HIV है तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो वो HIV से शायद ना मरे, वो साइकोलॉजिकली डेड है। सो हमें पेशेंट कॉन्सेंट लेना होता है सैंपल के साथ साथ, लेकिन पेशेंट की प्राइवेसी का भी ख्याल करना पड़ता है, उसकी डेटा प्राइवेसी का ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल की जो इन्वेस्टिगेशन है वो फॉरेंसिक लेवल पे भी यूज़ होती हैं। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस। सो समराइजिंग द प्रेजेंटेशन, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी? नंबर 1, प्री एनालिटिक्स। हमें प्री एनालिटिकल का ख्याल करना है, क्योंकि 70% ऑफ केसेस हमारे प्री एनालिटिक की वजह से ख़राब होते हैं। देन इन लैब हमें क्वालिटी कंट्रोल और SOPs को मेंटेन रखते हुए काम करना है, SOPs को फॉलो करते हुए वर्क करना है, ताकि रिजल्ट फॉल पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव ना जाए। एंड लास्ट वन वाज टू प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेशेंट। डेटा प्राइवेसी होनी चाहिए। आप अपने कोलीग्स को भी रिपोर्ट शेयर नहीं करते कि पेशेंट की रिपोर्ट है, इसका ये रिज़ल्ट आया है, ठीक है। लगती छोटी बात है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। थैंक यू एंड स्टे सेफ।